नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। दुनिया के ज्यादातर देश एक शख्स की तुनक मिजाजी, जुनून और तौर तरीकों से परेशान हैं। इस बात का अनुमान लगाना मुश्किल है कि वो कब और क्या फैसला लेगा, कब अपने फैसलों से पलट जाएगा, किसके गलबहियां करेगा और किसे दुश्मन नंबर 1 बताने लगेगा। मैं बात कर रही हूँ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। दूसरी पारी में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद उनके मुंह से सबसे अधिक निकलने वाला शब्द है टैरिफ। वो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करते हैं, यानी जो देश अमेरिका से जितना टैक्स वसूल करेगा उस पर भी उतना ही टैक्स लगाया जाएगा। दुनिया भर के शेयर बाजार ट्रंप के टैरिफ टैक्सेस का साइड इफेक्ट महसूस कर चुके हैं। फिलहाल दुनिया के 75 से अधिक देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ को प्रेसिडेंट ट्रंप ने 90 दिनों तक के लिए रोक दिया है। पर चाइना को लेकर उनका रुख बहुत सख्त बना हुआ है। चीन पर वो लगातार टैरिफ बढ़ा रहे हैं, जो अब 145% तक पहुंच चुका है। टैरिफ वॉर दुनिया के नंबर 1 यानी अमेरिका और नंबर 2 यानी चाइनीज इकोनॉमी के बीच है। दोनों में से कोई भी एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि ट्रंप अगले 4 साल तक दुनिया में और कितनी उथल पुथल मचाएंगे। आखिर वो अमेरिका को कहां ले जाना चाहते हैं? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एजेंडा को आगे बढ़ाते हुए ट्रंप अपने मुल्क को आबाद करेंगे या बर्बाद? अमेरिका चाइना के बीच ट्रेड वॉर में ज्यादा नुकसान किसका होगा? क्या टैरिफ डिप्लोमेसी से प्रेसिडेंट ट्रंप चाइना को अलग थलग कर पाएंगे? आखिर दुनिया के ज्यादातर देश ट्रंप की बात क्यों मानेंगे? ट्रंप आंधी भारत के लिए एक मौका है या मुसीबत? आज ऐसे ही सुलगते सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम ट्रंप के दिमाग में क्या है, वर्ल्ड फैक्ट्री बनाना नहीं आसान में। प्रेसिडेंट ट्रंप माई वे और हाईवे यानी मेरी बात मानो नहीं तो अपना रास्ता नापो वाले फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहे हैं। वो जिस तरह से फैसला ले रहे हैं और अपने फैसलों को पलट रहे हैं, उससे सुपर पावर अमेरिका की साख पर सबसे अधिक डेंट लगा है। दुनिया के ज्यादातर देशों के प्रमुख और तेज तर्रार कूटनीतिज्ञ जरूर ये हिसाब लगा रहे होंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप के फैसलों को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए। दुनिया की जीडीपी में अमेरिका और चीन की हिस्सेदारी करीब 44% है। ऐसे में इन दोनों आर्थिक महाशक्तियों के बीच ट्रेड वॉर से पूरी दुनिया में सीधा असर पड़ना तय है, जिसका ट्रेलर दिख भी रहा है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ट्रंप को क्यों लगता है कि चीन के साथ डील में उनके अमेरिका को नुकसान हो रहा है। पिछले साल चीन और अमेरिका के बीच कारोबार हुआ करीब 585 अरब डॉलर का, जिसमें अमेरिका ने चीन से 440 अरब डॉलर का माल मंगवाया, जबकि चीन ने अमेरिका से सिर्फ 145 अरब डॉलर की खरीदारी की। मतलब चाइना ने अमेरिका को 3 गुना अधिक माल बेचा। अब ट्रंप इस तस्वीर को बदलना चाहते हैं। उनको लगता है कि चीन या दूसरे देशों से सामान मंगाने की जरूरत क्या है? चाइना की तरह अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं हो सकती? दरअसल ट्रंप चाहते हैं कि चीन नहीं बल्कि अमेरिका को दुनिया की फैक्ट्री के नाम से जाना जाए। He understood. He said, "Look, I understand, and the other countries, and they all understand." आखिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ टैक्टिक्स के जरिए क्या हासिल करना चाहते हैं? चीन पर 145% टैरिफ लगाने के पीछे उनकी असली मंशा क्या है? इसे अर्थशास्त्री अलग अलग चश्मे से देखने की कोशिश कर रहे हैं। करीब $30 ट्रिलियन जीडीपी वाले अमेरिका पर करीब $36 ट्रिलियन का कर्ज है। ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप एक और चाइनीज प्रोडक्ट से अमेरिका की निर्भरता कम करना चाहते हैं। दूसरी ओर टैरिफ बढ़ाकर दुनिया की कंपनियों के लिए अमेरिका के दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे अमेरिका दुनिया की फैक्ट्री बन सके। अमेरिका में सस्ते दामों पर उत्पादन करना संभव नहीं है, क्योंकि उनका जो पर कैपिटा जीडीपी है वो बहुत हाई है, तो लेबर फोर्स बहुत महंगी है वहाँ। तो ये रणनीति टैरिफ बढ़ाने से व्यापार का घाटा हटाने की या अचानक कुछ महीनों में वहाँ का उत्पादन विश्व में ज़्यादा बढ़ाकर निर्यात करने की जो सोच है, मुझे लगता है कि ये ज़मीन पर उतारना इसको संभव नहीं होगा। ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं
कि एक सामान्य अमेरिकी के जहन में कौन सा सवाल तूफान की तरह उठता रहता है। दरअसल पिछले 20-25 वर्षों में अमेरिकी कंपनियों का मुनाफा 7 गुना बढ़ा, अमेरिका पर कर्ज बोझ करीब 6 गुना बढ़ा, लेकिन सामान्य अमेरिकी की कमाई में बढ़ोतरी बहुत मामूली हुई। ऐसे में ट्रंप अमेरिका को दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाकर अपने मुल्क के श्रमिकों की कमाई बढ़ाने का प्लान लेकर भी आगे बढ़ रहे हैं। वो दूसरे देशों पर अमेरिका की निर्भरता भी कम करना चाहते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन की टैरिफ टैक्टिक्स से एक ओर अमेरिका की कमाई बढ़ेगी, दूसरी ओर इंपोर्ट घटेगा। इससे मेड इन अमेरिका को बढ़ावा मिलेगा। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हर देश चाहता है, हर नेता चाहता है, पर क्या मैन्युफैक्चरिंग जो अमेरिका में नहीं है वो वापस आ सकती है? कुछ ना कुछ अवश्य वापस आ सकती है। मैं समझता हूँ कि सबसे जो सस्ते प्रोडक्ट्स हैं जिनमें वैल्यू एडिशन कम है वो वहाँ नहीं आएगा, पर रास्ता बदल सकता है कि जिस तरह अमेरिका में जितना भी मैन्युफैक्चरिंग था, जो भी था, वो कम होता चला जा रहा था, अब शायद कुछ वापस आ सकता है, पर ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। राष्ट्रपति ट्रंप अपने मुल्क को भारी कर्ज के बोझ से भी राहत दिलाना चाहते हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों की सोच है कि ट्रंप की टैरिफ टैक्टिक्स की वजह से होने वाली मुद्रास्फीति यानी खरीद बिक्री में उतार चढ़ाव 2 तरह से काम करेगा। ये कर्ज और ब्याज दर दोनों को कम कर सकता है। मतलब ट्रंप का भीतर खाने प्लान ये है कि कर्ज मूल्य और उस पर लगने वाले ब्याज को बहुत कम कर दिया जाए। अब यह समझना भी जरूरी है कि 145% इंपोर्ट ड्यूटी का क्या मतलब है। अगर चीन में बना कोई सामान अमेरिकी व्यापारी को 10,000 रुपए में मिलता था, वो अब 24,500 रुपए में मिलेगा। अमेरिका में तो चाइनीज स्मार्टफोन और लैपटॉप की बहुत डिमांड है। अमेरिका चीन से बैटरी, खिलौने और टेलीकॉम उपकरण भी भारी मात्रा में मंगवाता है। दरअसल चाइना की दुनिया की फैक्ट्री बनने के पीछे कई वजह है। पहला, 1980 के दशक का आर्थिक सुधार। दूसरा, सस्ता और विशालकाय श्रम शक्ति। तीसरा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। चौथा, कारोबार के लिए बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर। पांचवा, निर्यात केंद्रित नीतियां। छठा, ग्लोबल सप्लाई चेन के हिसाब से उत्पादन पर जोर। चीन ने तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करते हुए उत्पादन बढ़ाने पर लगातार जोर दिया। आज का चीन दुनिया के हर तरह की बाजारों की जरूरतों के हिसाब से सस्ता महंगा सामान तैयार करने में एक्सपर्ट है और ग्लोबल सप्लाई चेन में सबसे दमदार भूमिका निभा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकियों को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का सपना दिखाया है। ऐसे में वो चीन की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं और अमेरिका को दुनिया की फैक्ट्री बनाने का सपना संजोए हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को शायद अंदाजा नहीं है कि चाइना और अमेरिका में बहुत अंतर है। अमेरिका एक उदार लोकतंत्र है जहां कई तरह के नियम कायदे हैं। अमेरिका के लोग रिसर्च और इनोवेशन में तो बहुत आगे रहे हैं, पर फैक्ट्री के लिए अनुशासित और सस्ता लेबर फोर्स तैयार करने में चाइना को महारत हासिल है। यही वजह है कि जब कम्युनिस्ट चाइना ने अपनी इकोनॉमी में उदारीकरण का इंजन जोड़ा तो चीन में विदेशी कंपनियों को अपने लिए बेहतर संभावनाएं दिखी। देशी विदेशी कंपनियों ने चाइना की जमीन पर कारखाने खड़े किए तो बीजिंग में बैठे हुक्मरानों ने अपने यहाँ बनने वाले सस्ते सामानों को पूरी दुनिया में बेचने का रास्ता आसान किया। नतीजा ये रहा कि कुछ वर्षों में ही सस्ते चाइनीज प्रोडक्ट्स का दुनिया भर में डंका बजने लगा और आज भी बज रहा है। हालत ये है कि 100 अमेरिकन में से 75 के हाथों में मेड इन चाइना स्मार्टफोन दिख जाएगा। चीन में बने लैपटॉप की भी अमेरिका में बहुत डिमांड है। ऐसे में प्रेसिडेंट ट्रंप के जुनून के सबसे बड़े भुक्तभोगी तो खुद अमेरिकन होंगे। उन्हें मेड इन चाइना स्मार्टफोन, लैपटॉप या अन चाइनीज प्रोडक्ट्स के लिए अब डबल से अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप अमेरिका को दुनिया की फैक्ट्री बनाने का ख्वाब संजोए हुए हैं, पर शायद उन्हें ये पता नहीं कि अमेरिकी लोग चाइनीज की तुलना में अधिक आराम पसंद हैं। अमेरिकन को घंटे के हिसाब से मोटी सैलरी देनी पड़ती है। जहां चीन की आबादी 1 अरब 40 करोड़ है, वहीं अमेरिका की आबादी सिर्फ 34 करोड़ के आसपास है। ऐसे में अमेरिका को अपनी फैक्ट्रियां चलाने के लिए अधिक से अधिक वर्क फोर्स की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए ट्रंप को दूसरे देशों की ओर देखना ही पड़ेगा।
ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में चीन की हिस्सेदारी 31% से अधिक है। वहीं चीन की आबादी में हर तीसरा व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग यानी औद्योगिक उत्पादन से जुड़ा है। इस हिसाब से देखा जाए तो चीन के 45 करोड़ से अधिक वर्कफोर्स औद्योगिक उत्पादन में जुटी है। अमेरिका की कुल आबादी ही 35 करोड़ के आसपास है। ऐसे में अमेरिका की दुनिया की फैक्ट्री बनने की राह में सबसे बड़ी बाधा श्रम शक्ति की है। मैन पावर की तो कमी अमेरिका में रहेगी क्योंकि वो इमिग्रेशन को भी कंट्रोल कर रहे हैं, पर बहुत जल्दी तो मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो नहीं सकती। ये तो महीनों का नहीं, सालों का काम है। तो शुरू में इन्फ्लेशन बढ़ेगा अमेरिका में और फिर हो सकता है दुनिया में थोड़ा सा मंदी अवश्य आएगी। और मेरा मानना है कि साल के अंत तक फिर एक नया समीकरण अर्थशास्त्र का आयात निर्यात का बनेगा। एक स्टडी के मुताबिक एक सामान्य चाइनीज कामगार हफ्ते में 47 घंटे से अधिक काम करता है। दूसरी ओर अमेरिकी श्रमिक हफ्ते में करीब 34 घंटे काम करते हैं। चीन ने अपने कारखानों में उत्पादन बढ़ाने के लिए श्रमिकों के लिए ओवरटाइम का कल्चर भी विकसित किया है। इससे चाइना का औसत श्रमिक तय घंटे से अधिक काम करते हुए उत्पादन बढ़ाने में योगदान देता है। अमेरिका की एक्टिव वर्कफोर्स का बड़ा हिस्सा तय समय से कम काम करने और पार्ट टाइम नौकरी को अधिक पसंद करता है। ऐसे में अगर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया की दिग्गज मल्टीनेशनल कंपनियों को अमेरिका में कारखाना लगाने के लिए तैयार कर भी लेते हैं, तो कारखानों में काम करने के लिए वर्कफोर्स कहां से लाएंगे? अमेरिका देश ही इमिग्रेंट्स का है, तो वर्कफोर्स कहाँ से आएगी ये उनको चिंता होनी चाहिए। जबकि वो चाहते हैं कि उनका जो उत्पादन का क्षेत्र है उसमें वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंपेटिटिव बनना चाहते हैं ताकि उनका व्यापार बढ़े। कमोडिटीज़ का जो व्यापार है वो बढ़ना चाहिए। तो यदि इस तरह की नीति सक्षम होती भी है भविष्य में कभी, तो उसमें मुझे लगता है कई दशक लगेंगे। अमेरिका की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ऐसा नहीं कि कुछ ही सप्ताह या कुछ महीनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका बहुत बड़ा नाम हो सकता है। अमेरिकी कारखानों के वर्कफोर्स में रोबोट को तेजी से शामिल किया जा रहा है। चाइना भी इसी रास्ते आगे बढ़ रहा है। अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि यूरोप खुद युवा वर्कफोर्स के लिए तरस रहा है। ऐसे में वर्कफोर्स के मामले में यूरोप की समस्या भी अमेरिका जैसी ही है। अमेरिका ने बाहरियों की एंट्री रोकने के लिए कड़े नियम कायदे बना रखे हैं। वीजा शर्तों को ट्रंप प्रशासन और कड़ा बनाने में लगा है। स्टूडेंट वीजा को लेकर हाल में ट्रंप प्रशासन ने जो बदलाव किए, उससे अमेरिकी यूनिवर्सिटीज भी सरकार के खिलाफ मैदान में उतर आई। ट्रंप के दौर में अमेरिका एक ओर करीब 42 करोड़ रुपए लेकर गोल्ड कार्ड वीजा दे रहा है, दूसरी ओर अवैध रूप से पकड़े गए प्रवासियों को खदेड़ने में लगा है, तीसरी ओर दुनिया की फैक्ट्री बनने का ख्वाब देख रहा है। लेकिन अमेरिकी युवा शायद ही चीन के श्रमिकों की तरह काम करने के लिए तैयार हों। एलन मस्क ने थोड़ी सी सख्ती बरती तो उनके खिलाफ ट्रंप प्रशासन के भीतर से ही आवाज उठने लगी। वैसे एलन मस्क पहले ही हफ्ते में 120 घंटे काम करने के बाद कर अमेरिकियों की नींद उड़ा चुके हैं। उदार लोकतंत्र अमेरिका का चरित्र कुछ ऐसा रहा है जिसमें नागरिकों के साथ जोर जबरदस्ती काम कराने के लिए कोई जगह नहीं। वहीं कम्युनिस्ट चाइना अपने हर नागरिक को एक अनुशासित सिपाही की तरह देखता और ट्रेंड करता है, जिसने चाइना को दुनिया की फैक्ट्री बनने में मदद की। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप जिस रास्ते मेक अमेरिका ग्रेट अगेन सपने को साकार करने की कोशिश करते दिख रहे हैं, उसमें अमेरिका की राह बहुत मुश्किल दिख रही है। अमेरिका जिन चुनौतियों से जूझ रहा है वो किसी और की नहीं, अमेरिकी हुक्मरानों द्वारा पैदा की गई थी। चाइना को भी आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में अमेरिकी पूंजी और कंपनियों की बड़ी भूमिका रही है। अब ट्रंप जिस रास्ते आगे बढ़ रहे हैं उसमें उन्हें कई और फैसले अपने पलटने पड़ सकते हैं। मसलन डोनाल्ड ट्रंप एक और अमेरिका में बाहरियों की एंट्री कम करने के लिए वीजा नियमों को कड़ा बनाने में लगे हैं। अवैध प्रवासियों की धरपकड़ हो रही है और उन्हें वापस भेजने का काम धड़ल्ले से जारी है। ऐसे में अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए वीजा नियमों पर यू टर्न लेना भी
ट्रंप प्रशासन की मजबूरी होगी। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के प्रमुख और बिजनेस टाइकून एलन मस्क ने कमान संभालने के बाद जब सरकारी कर्मचारियों से उनके कामकाज का हिसाब मांगा तो कोहराम मच गया। कई विभागों के कर्मचारियों ने अपने कामकाज के बारे में बताने से इनकार कर दिया। टैरिफ पॉलिसी पर भी ट्रंप प्रशासन में दो फाड़ दिखने लगा है। एलन मस्क भी ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के खिलाफ खड़े दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, अमेरिकी बाजारों में उथल पुथल के बीच अपने दोस्तों को स्टॉक में फायदा पहुंचाने का आरोप भी ट्रंप पर लग रहा है। डेमोक्रेट सांसदों की मांग है कि ये जांच होनी चाहिए कि ट्रंप, उनका परिवार या करीबी अंदरूनी जानकारी के आधार पर शेयर बाजार में गलत तरीके से फायदा तो नहीं उठा रहे। एक और प्रेसिडेंट ट्रंप चाइना पर 145% टैरिफ जारी रखते हैं, दूसरी ओर 75 से अधिक देशों पर टैरिफ पर अमल 90 दिनों के लिए टाल देते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ट्रंप एक नई वैश्विक आर्थिक व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसमें चीन अलग थलग हो जाए। आखिर दुनिया के दूसरे छोटे बड़े देश अमेरिका की बात क्यों मानेंगे? आकार में छोटे देश सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग का कहना है कि अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी वैश्विक व्यापार व्यवस्था में सुधार नहीं बल्कि उस व्यवस्था की अस्वीकृति है जिसका अमेरिका ने कभी समर्थन किया था। ऐसे में ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से पैदा हलचल के बीच नए वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर के उभरने के ग्रह संयोग बनने लगे हैं। I'm telling you, these countries are calling us up, kissing. They are dying to make a deal. Please, please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. नेशनल रिपब्लिकन कांग्रेसनल कमेटी यानी NRCC के डिनर में राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐसी अशोभनीय बात कह दी जिसने पूरी दुनिया के राजनेताओं और कूटनीतिज्ञों को सन्न कर दिया। लोग ये सोचने के लिए मजबूर हो गए कि क्या अमेरिका जैसे लोकतंत्र के राष्ट्रपति के मुंह से ऐसे अमर्यादित शब्द भी निकल सकते हैं। विवादों से ट्रंप का पुराना नाता रहा है। पूरी दुनिया के शेयर बाजारों में उथल पुथल के बीच उनका ओवल ऑफिस का वीडियो बहुत चर्चा में है। The biggest increase in the history of the stock market. That's pretty good. That's pretty. You're almost, if you keep going, you're going to be back to where it was 4 weeks ago. प्रेसिडेंट ट्रंप की हर बात का दुनिया में अलग मतलब निकाला जा रहा है, चाहे वो शेयर बाजार हो या कूटनीतिक रिश्ते। डोनाल्ड ट्रंप एक और चाइना पर लगातार टैरिफ बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर 75 से अधिक देशों पर जवाबी टैरिफ को 90 दिनों के लिए रोक दिया है। लेकिन ट्रंप को उनकी भाषा में चाइना ने जवाब दिया। अमेरिका पर 84% टैरिफ का ऐलान कर दिया। फिलहाल अमेरिका चाइना को सबसे ज्यादा अधिक सोयाबीन बेचता है। दूसरे नंबर पर एयरक्राफ्ट और इंजन, तीसरे नंबर पर इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथे नंबर पर फार्मास्यूटिकल्स आता है। शायद राष्ट्रपति ट्रंप एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाने के प्लान पर आगे बढ़ रहे हैं जिससे चाइना को अलग थलग किया जा सके, क्योंकि जिस रफ्तार से चाइना आगे बढ़ रहा है उसमें भविष्यवाणी की जा रही है कि वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका को पछाड़कर चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। चाइना की तरह अमेरिका काम कभी भी नहीं कर पाएगा और मुझे लगता है वो अमेरिका का उद्देश्य भी नहीं है। लेकिन चाइना जिस तरह से काम करता है वो काम अमेरिका नहीं करता, तो इसलिए वो अनइवन कंपटीशन तो है। ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन अपनी अहमियत को अच्छी तरह समझ रहा है। चाइना ये भी जानता है कि उसके पास मौजूद रेयर अर्थ मटेरियल अमेरिका के लिए कितने जरूरी हैं। एक आंकड़े के मुताबिक साल 2023 में अमेरिका ने अपने कुल रेयर अर्थ मटेरियल का 70% से अधिक आयात चीन से किया था। सैमरियम, गैडोलिनियम, टेरबियम, डिस्प्रोसियम, ल्यूटेटियम, स्कैंडियम और यट्रियम जैसे रेयर अर्थ मटेरियल इलेक्ट्रिक गाड़ियों, स्मार्टफोन, फाइटर जेट, मिसाइल और सैटेलाइट जैसी सैन्य तकनीक बनाने के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे में चीन रेयर अर्थ सप्लाई को अमेरिका के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह चीन को एडवांस्ड माइक्रोचिप्स इंपोर्ट करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। WTO को, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों को जिस तरह चीन ने उनका दुरुपयोग किया और मैं समझता हूं कि दुनिया को एक चकमा दिया, तो उस तरह 50% अगर दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग चाइना पहुंच जाएगी तो ये तो अच्छा नहीं है।
मैं समझता हूँ कि जिस तरह से भी राष्ट्रपति ट्रम्प कर रहे हैं, टैरिफ लगा के करें या जैसे भी करें, अगर चाइना जिस रास्ते पर जा रहा है कि दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग को समाप्त कर दे, वो रास्ता सही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि बिजनेस पर चोट सबसे बड़ी चोट होती। ऐसे में उनके ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने सलाह दी कि अमेरिका, कंबोडिया, मैक्सिको, वियतनाम समेत कई देशों पर दबाव बनाया जा सकता है कि वो चाइना के साथ कारोबार ना करे। इसी तरह चीन चाहेगा कि उसकी फैक्ट्रियों में तैयार माल के लिए अमेरिका ना सही दूसरे देशों के बाजार खुले रहें और ग्लोबल सप्लाई चेन में बीजिंग की भूमिका कम ना हो। लेकिन आशंका इस बात की है कि अगर अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वॉर लंबा खिंचा तो दुनिया में मंदी आनी तय है। ऐसे में आने वाले दिनों में कूटनीति में नए गठबंधन बन सकते हैं, जिसमें दुनिया के ज्यादातर देश अपनी अपनी सहूलियत और नफा नुकसान के हिसाब से पाला चुन सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुद दावा कर चुके हैं कि अमेरिका टैरिफ लगाकर रोजाना $2 बिलियन की कमाई कर रहा है। इस हिसाब से साल भर में $730 बिलियन की कमाई होगी। लेकिन रोजाना $2 बिलियन कमाई के चक्कर में 30 ट्रिलियन की जीडीपी वाले अमेरिका को कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी, इसका तो अभी सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ये सोचा भी नहीं होगा कि उनकी टैरिफ टैक्टिस का चाइना इस तरह से जवाब देगा। चाइना का साफ साफ कहना है कि झुकने की जगह आखिर तक लड़ेंगे। आज की तारीख में चीन का मानना है कि अमेरिका के खिलाफ बीजिंग और दिल्ली को हाथ मिलाना चाहिए। हाल में अमेरिका के एक जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर जेफरी सैक्स भारत आए थे। एक निजी न्यूज चैनल के कार्यक्रम में बोलते हुए जेफरी सैक्स ने कहा कि अमेरिका भारत का इस्तेमाल चीन के खिलाफ करना चाहता है। भारत के लिए सुझाव है कि अमेरिका के चक्कर में न पड़े। भारत का दायरा अमेरिकी खेल से बहुत बड़ा है। इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में इंपोर्ट की बड़ी भूमिका है। चीन की अर्थव्यवस्था एक्सपोर्ट के ईंधन से चल रही है, वहीं भारत की अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों है। ऐसे में ट्रंप आंधी में भारत के सामने संभावनाएं भी हैं और चुनौतियां भी। अमेरिका चीन के बीच जारी ट्रेड वॉर में भले ही भारत शामिल ना हो, लेकिन यह भी मुमकिन नहीं कि इसके असर से बेअसर रहे। अमेरिका समेत दूसरे देश चीन से निर्भरता कम करने के लिए दूसरे विकल्पों पर गुना भाग कर रहे हैं, यानी सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। अमेरिका में चीन पर बने सामानों पर भारी टैरिफ की वजह से भारतीय निर्यातकों की राह आसान हो सकती है। भारत में प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों है। यहाँ के बड़े बाजार और युवा वर्कफोर्स की ओर दुनिया की दिग्गज कंपनियों की ओर देख रही हैं। ऐसे में अमेरिका के भारी टैरिफ की वजह से चीन से निकलने वाली कंपनियां भारत को एक बेहतर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर देख सकती है। आज की तारीख में अमेरिका और चीन दोनों भारत की ओर देख रहे हैं, लेकिन भारत अच्छी तरह जानता है कि ऐसी स्थिति में किस तरह कदम बढ़ाना है। आप देखें कि इससे पहले कि विश्व जागरूक हो इस समस्या को लेकर, भारत ने पहले से ही शुरुआत कर दी थी कि इस साल के सालाना बजट में पहले ही कुछ संकेत किया था कि अमेरिका से आने वाले आयात पर हम कुछ टैरिफ कम करेंगे। एक तरह से वो संकेत था भारत की तरफ से। फिर फरवरी के महीने में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए तो इस पर बातचीत हुई और ये भी तय हुआ कि आपस में एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट तैयार होगी। और अब ये बात हम सुन रहे हैं कि ये जो 90 दिन का पॉज लगाया है राष्ट्रपति ट्रंप ने, एक इंटरिम संधि इसी दौरान होने की कोशिश है, करने की कोशिश है कि बाद में जो सितंबर तक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट तैयार करने की बातचीत हो रही है वो तो होगी ही, पर क्या इन 90 दिनों में ही कुछ इस तरह की आंतरिक संधि हो सकती है। तो भारत लगातार प्रोएक्टिव है। चीन के साथ कारोबार में जहां भारत का पलड़ा हल्का है, वहीं अमेरिका के साथ कारोबार में भारत का पलड़ा भारी है। ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी की वजह से भारत को कुछ सेक्टर्स में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन भारत अमेरिका के बीच अस्थायी कारोबार समझौता के लिए 3 महीने का वक्त है। एलन मस्क की टेस्ला की भारत में एंट्री हो चुकी है, लेकिन टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार इतनी महंगी है कि भारतीयों के पास दूसरी सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियों का विकल्प बाजार में मौजूद है।
इस तरह स्पेसएक्स की स्टारलिंक की सेवाओं में कितने भारतीय दिलचस्पी दिखाएंगे, क्योंकि भारत में पहले से ही बहुत सस्ता इंटरनेट और डेटा मौजूद है। चीन पर भरोसे का अंजाम भारत भुगत चुका है, तो इतिहास गवाह है कि अमेरिका की न बहुत दोस्ती अच्छी और न दुश्मनी। अमेरिका चीन के बीच जारी ट्रेड वॉर में भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने पर पूरा जोर देना चाहिए। उन कांटों को हटाने पर फोकस करना चाहिए जो कारोबार की रफ्तार को सुस्त बनाते हैं। आज की तारीख में भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, लेकिन उसमें से तेजी से बदलते और हाईटेक कारखानों में काम करने के लिहाज से बहुत कम ही स्किल्ड है। ऐसे में दुनिया के सप्लाई चेन में भारत को अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए युवा आबादी को ट्रेंड करना बहुत जरूरी है। भारत ही नहीं, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, मैक्सिको, जापान और यूरोपीय संघ के कई देश भी अपने लिए संभावनाओं के खिड़की दरवाजे खुलते देख रहे हैं। भारत के सामने बड़ा सवाल यही है कि मौजूदा वैश्विक उथल पुथल के बीच किस रास्ते आगे बढ़े। क्या अमेरिका चीन के बीच जारी ट्रेड वॉर के बीच भारत के लिए अवसरों के नए खिड़की दरवाजे खुल रहे हैं? इसे दो नजरिए से देखा जा सकता है। पहला, टैरिफ की वजह से चाइनीज सामान अमेरिका में महंगा मिलेगा। ऐसे में भारतीय प्रोडक्ट्स के सामने कंपटीशन लेवल थोड़ा कम होगा, पर मैन्युफैक्चरिंग में चाइना की जगह लेने के लिए भारत को अभी बहुत मेहनत करनी होगी। दूसरा, ट्रंप के टैरिफ से बचने के लिए कंपनियां चीन से भारत का रुख कर सकती हैं। अब सवाल उठता है कि क्या विदेशी कंपनियों को चाइना जैसी सहूलियत भारत में भी मिल पाएगी? पिछले कुछ वर्षों में भारत ने तेजी से स्वदेशी की ओर कदम बढ़ाया है। दुनिया में तनाव के बीच रिश्तों को कैसे संतुलित तरीके से साधा जाता है, इसमें भारत को महारत हासिल है। मसलन यूक्रेन रूस युद्ध में भारत ने किसी भी पक्ष का साथ नहीं दिया, पर अपनी जरूरत का सस्ता तेल रूस से खरीदने में हिचक नहीं दिखाई। भारत अच्छी तरह जानता है कि राष्ट्रपति ट्रंप क्या चाहते हैं और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मन में क्या है। दोनों ही अनप्रिडिक्टेबल हैं। दोनों में से किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे में दिल्ली डिप्लोमेसी को अमेरिका और चीन दोनों के साथ सतर्कता के साथ रिश्ते आगे बढ़ाना होगा और घरेलू जरूरतों के हिसाब से नए बाजार तलाशने होंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरह अमेरिका को चला रहे हैं, फैसले ले रहे हैं और अपने ही फैसलों को पलट रहे हैं, उससे सबसे अधिक नुकसान अमेरिका की क्रेडिबिलिटी का हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति के बाद की वैल्यू ही नहीं रह गई। अपनी पहली पारी में जाते जाते डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी लोकतंत्र की शान में बट्टा लगाया और अब जिस रास्ते आगे बढ़ रहे हैं उसका नतीजा यही होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य महाशक्ति को कोई गंभीरता से नहीं लेगा। अमेरिका जैसे उदार लोकतंत्र वाले देश के लिए इससे बड़ा नुकसान और क्या हो सकता है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।